नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें हम आने वाले 1 घंटे में पढ़ेंगे करंट अफेयर के 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को हर रोज की तरह एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। और आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रतन मिलेंगे तुझको जब तू सागर में की तह तक जाएगा। कुछ ना हाथ आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। दोस्तों, पहला कदम इतना जरूरी होता है कि अगर हम किसी काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हमारी हार निश्चित है। ऐसा हो सकता है शुरुआत करने के बाद भी हमारी हार हो, लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो कोई चांस नहीं आपके जीतने का। लेकिन शुरुआत करने के बाद आपकी परसेंटेज जीतने की बढ़नी शुरू होती है। और उस शुरुआत को जब आप लंबा खींचते हैं यानी लगातार उस पर मेहनत करते हैं, तो वही छोटी सी शुरुआत एक दिन आपकी जीत को सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, लगातार बढ़ते रहिए अपनी जीत की ओर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में अहमदाबाद को 2030 में कौन सा खेल आयोजन की मेजबानी के लिए चुना गया है? अभी दोस्तों, हमने पिछले दिन कुछ सवाल पढ़े थे करंट के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत चाहता है कि उसको 2030 की कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिले। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिले। अब इसके लिए उसने अपने एक शहर को क्या किया था, चुना था कि वो यहाँ पर उसको कराना चाहता है, और वो शहर था अहमदाबाद। मैंने आपको पिछले दिनों करंट की न्यूज में ये पढ़ाया है। अब क्या हुआ है दोस्तों, भारत के अहमदाबाद शहर को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी मिल चुकी है। तो किसकी मेजबानी मिली है? कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है। कब? तो अहमदाबाद को 2023 के लिए इसकी मेजबानी मिली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले उसके लिए हमें जानना होगा ये कॉमनवेल्थ क्या है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा थे। समूह जो क्या थे? कभी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा थे। ब्रिटिश कॉलोनी यानी जो ब्रिटिशर्स के कभी गुलाम रहे, उन देशों का समूह है कॉमनवेल्थ गेम्स। वर्तमान में इसमें 56 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 56 देश इसके सदस्य हैं। एक समय पर कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि पृथ्वी के एक हिस्से पर जब सूर्य उगता है, दूसरे पर डूबता है तो दूसरे पर उग जाता है। यानी जहां तक सूर्य उगता और डूबता है वहां तक सब जगह ब्रिटेन का ही शासन था। इसीलिए कहते थे कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता है। अब बात करें इसकी शुरुआत की, तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1930 में। 1930 में हैमिल्टन हैमिल्टन जो कनाडा का एक शहर है, इसमें इसकी शुरुआत हुई। जब ये पहली बार खेले गए तो यहाँ पर 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस समय इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था। इस समय इन्हें जाना जाता था, नाम क्या था? तो इनका था ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स यानी जहां तक ब्रिटिशर्स का शासन चलता है, उस शासन के देशों को इसमें शामिल किया जाता था। इसलिए इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। उस समय इनकी शुरुआत क्यों की गई? कि उस समय ये चाहते थे कि जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य के देश हैं उनके बीच दोस्ताना व्यवहार बढ़े, सौहार्द बढ़े, यानी आपस में एक साथ मिलजुल कर रहें और ब्रिटिशर्स का शासन चलता रहे। तो इसके लिए इनको 1930 में शुरू किया गया। 1930 के बाद 1953 में इनका नाम बदल दिया गया। 1953 में इनका नाम बदल दिया गया। नहीं, नाम तो इनका कई बार बदला गया, लेकिन मैं बोलूं तो 1978 में इनका नाम क्या किया गया? कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स
कर दिया गया। क्योंकि बाकी नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1978 में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स के नाम से बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। अब क्या ये लगातार होते आ रहे हैं और इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 1942 और 1946, 1942 और 1946 2 साल ऐसे रहे जिनमें इनका आयोजन नहीं हुआ। आयोजन ना होने का कारण क्या है? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तो उस दौरान इनका आयोजन कहीं भी नहीं कराया जा सका, यानी 2 बार ये नहीं हुए हैं। ठीक है, अब बात करें पिछली बार कहाँ पे हुए थे, तो पिछली बार इनका आयोजन 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पर? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, अगर बात करें अगला आयोजन कहाँ पे होने वाला है, तो अगला आयोजन अगले साल 2026 में ग्लासगो में होना है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में इनका आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो ये तो था इसका इतिहास और अब तक का। अब बात करें भारत के बारे में, भारत और कॉमनवेल्थ गेमों का इतिहास के बारे में बात करें, तो भारत अभी तक 17 बार इसमें भाग ले चुका है। 17 बार भाग ले चुका है किसमें? तो कॉमनवेल्थ गेमों में भारत 17 बार भाग ले चुका है। ठीक है, और भारत ने इसका आयोजन कब कराया? तो भारत में इसका आयोजन हुआ था 2010 में, और 2010 को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब कॉमनवेल्थ खेल घोटाले के नाम से भी इसको जाना जाता है। कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम से इसको जाना जाता है। इस साल जब 2010 का कॉमनवेल्थ हुआ, तो भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत का प्रदर्शन तो शानदार रहा, क्योंकि भारत सेकंड स्थान पर था। दूसरे स्थान पर भारत इसमें पहुंचा, लेकिन ये इसके अलावा जाना जाता है भारत की जो अव्यवस्थाएं रही, जो भारत ने खेलगांव दिल्ली में बनाया था, उसमें जो अव्यवस्थाएं खिलाड़ियों को झेलनी पड़ी, जो गंदे स्विमिंग पूल मिले, उसके लिए ये काफी जाना जाता है, और भारत की इसके लिए विदेशों में भी काफी किरकिरी हुई। ठीक है, तो अब जो भारत की कॉमनवेल्थ की अध्यक्ष हैं, जो भारत में इस समय कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की अध्यक्ष जो वर्तमान में है, उनका नाम है पीटी उषा। तो पीटी उषा ने कहा है कि इस बार ऐसा आयोजन नहीं होगा और हम इस बार बेहतर आयोजन करेंगे। इस बार ये बात उन्होंने कही गई। अब इस बार परीक्षा की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2030 में कितने नए खेलों को शामिल किए जाने की बात चल रही है। तो अभी तक 7 खेलों को शामिल किए जाने की बात चल रही है। ठीक है, जिसमें से 5 को तो शामिल कर लिया गया है, 5 को शामिल कर लिया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भारत में इसका आयोजन होने वाला है, तो आप इनको भी याद रखेंगे। एक तो है एथलेटिक्स, तैराकी, टेबल टेनिस और सॉफ्टबॉल, और एक और खेल है जिसका नाम है नेटबॉल। तो ये शामिल किए जा सकते हैं। और किनको? 2 खेल ऐसे हैं जैसे T20 क्रिकेट, इसको शामिल किए जाने की अभी बात चल रही है, और एक है ट्रायथेलॉन। तो ये दोनों खेल ऐसे हैं जिन पर अभी चर्चा चल रही है, जिनको आगे शामिल किया जा सकता है। तो वर्तमान में 5 गेम ऐसे हैं जिनको शामिल किया जा चुका है, और 2 को किया जाना है। तो कौन कौन से हैं? एथलेटिक्स, तैराकी, टेबल टेनिस और बॉल्स, बॉल्स। तो इन बॉल्स और नेटबॉल, तो ये 5 को शामिल किया जा चुका है, और क्रिकेट और ट्राई बॉल को आगे शामिल किया जाना है। इस पर अभी बातें चल रही हैं। तो 2030 में भारत को मेजबानी मिली है। कहां पर मिली है? तो गुजरात के शहर अहमदाबाद में मिली है। चलिए, अब गुजरात का जिक्र आया है, तो गुजरात को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, गुजरात और पाकिस्तान के बीच एक सीमा क्षेत्र
विवाद है, यानी गुजरात, भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक यहाँ पर क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं सरक्रीक। सरक्रीक, सरक्रीक वह क्षेत्र है जिसमें समुद्र का पानी वापस आ जाता है, तो उसे हम सरक्रीक के नाम से जानते हैं, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत इसका निपटारा किस सिद्धांत के आधार पर चाहता है? तो थाल वेग सिद्धांत के आधार पर भारत इसका निपटारा चाहता है कि दोनों के बीच इसका डिस्प्यूट थाल वेग सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। अब बात करें गुजरात की। गुजरात जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल इसके वर्तमान में सीएम है। यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल और महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार किसके पास है? तो आचार्य देवव्रत के पास है। आचार्य देवव्रत के पास है ना। जैसे हमारा अनुच्छेद कौन सा कहता है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है, तो वो कहता है 153। चलिए अब बात करें यहाँ के नृत्यों की। अब बात करें सीमाओं की, तो यहाँ से सीमा इसकी मिल रही है राजस्थान से, ये सीमा इसकी मिल रही है मध्य प्रदेश से, और नीचे वाली इसकी सीमा मिलती है महाराष्ट्र से, और इधर वाली सीमा इसकी पाकिस्तान से मिल रही है। गुजरात के बारे में याद रखना कि गुजरात भारत में सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला राज्य है। तटरेखा रखने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा यानी समुद्र के साथ जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, उस राज्य का नाम गुजरात है। बात करें इसके नृत्यों की, तो एक सबसे प्रमुख गरबा डांडिया। गरबा और डांडिया, जो लोग जेठालाल देखते होंगे उनको तो अच्छी तरह से याद होगा गरबा और डांडिया। एक भवई, एक रासलीला और एक पनिहारी, तो ये यहाँ के नृत्य हुए। बात करें यहाँ के नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है वेलावदार, वसंदा, गिर, मरीन, कच्छ, तो ये यहाँ के नेशनल पार्क हुए। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने इसके सुदूर जिले में 16 अगस्त 2025 को इसरो ने स्पेस लैब का उद्घाटन किया है? तो ऐसा कार्य कहां पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये किया गया है। हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 की वैश्विक ब्रांड सूची में किस ब्रांड को पहला स्थान मिला है? तो माइक्रोसॉफ्ट को मिला है। किसको मिला है? तो माइक्रोसॉफ्ट को यह स्थान मिला है। हाल ही में सिलीनेक्स अभ्यास, सिलीनेक्स किसके बीच होता है? तो भारत प्लस श्रीलंका के बीच होता है। ऐसे ही एक होता है सिम्बेक्स और एक होता है सिम्बेक्स। तो ये सिम्बेक्स और सिम्बेक्स ये किस देशों के बीच होते हैं? भारत के साथ कौन से देश ऐसे हैं जो इनका आयोजन करते हैं, या भारत किन देशों के साथ इनका आयोजन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में 2025 का ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे मूल्यवान क्लब घोषित हुआ है? तो ये हुआ है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान क्लब घोषित हुआ है फुटबॉल का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में गावी और यूनिसेफ ने मलेरिया की किस वैक्सीन के लिए समझौता किया है? अभी क्या हुआ है दोस्तों, 2 संस्थाएं हैं, एक है यूनिसेफ प्लस एक है गावी। गावी जो है दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन वितरण के लिए जाने जाने वाली संस्था है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये वैक्सीनेशन का कार्य करती है। अब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों ने मिलकर एक साझेदारी की है, और साझेदारी किसके लिए की है? जो मलेरिया की वैक्सीन है, मलेरिया की वैक्सीन, और उसका नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम है R21, या जिसे हम मैट्रिक्स एम के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, और
इसमें इन्होंने ये बात रखी है कि इस वैक्सीन को हम सबसे कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराएंगे, सबसे कम कीमत पर, यानी सबसे कम कीमत पर हम दोनों मिलकर इस वैक्सीन को दुनिया भर में बांटेंगे, जिससे मलेरिया के उन्मूलन में सहायता मिल सके और उन बच्चों की जानों को बचाया जा सके जो मलेरिया के कारण हर साल अपनी जानें गंवाते हैं। तो ये कितने में मिलने वाली है? तो जो यूएस डॉलर है, $2.9 की ये वैक्सीन मिलने वाली है, यानी इसका कुछ खर्चा ये वहन करेंगे और कुछ खर्चा जिनको लगानी है वो देगा। ठीक है, तो सबसे कम रेट में मिलने वाली वैक्सीन है मलेरिया। मलेरिया कैसा रोग है, इसकी जानकारी आपको इस बात से लग सकती है कि हर साल 5 लाख बच्चे इससे जान गंवाते हैं। लाख बच्चों की मौतें होती हैं। और सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं? तो सबसे ज्यादा मौतें इसकी होती हैं अफ्रीका में। 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 5,97,000 मौतें हुई हैं और इनमें से 95% मौतें कहां पर हुई हैं? तो वो अफ्रीका में हुई हैं। और ये अफ्रीका में होने वाली जो मौतें हैं, इनमें से ज्यादातर मौतें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हैं, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर इसका प्रकोप जारी है। इसी को देखते हुए यूनिसेफ और ये गावी है, इन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लगभग $3 की कीमत में ये वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। और गावी का लक्ष्य है क्या है कि 2030 तक 5 करोड़ वैक्सीन लगा देना, 5 करोड़ वैक्सीन लगा देने का गावी ने लक्ष्य रखा है। तो ये बात हुई हमारी करंट से जुड़ी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम मलेरिया की, है ना। कुछ साइंस की बातें हो जाएं, विज्ञान की, बायोलॉजी की बातें हो जाएं। तो मलेरिया जो ये रोग है, ये किसके कारण होता है? कई बार एग्जाम में आपके लिए पूछेगा कि मलेरिया किसके कारण होने वाला रोग है। तो ये परजीवी के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण होता है? परजीवी के कारण होता है। और इस परजीवी का वाहक कौन है, यानी इस परजीवी को मानव में एंटर कौन कराता है? तो इसको कराती है मादा एनाफ्लीज। एनाफ्लीज जो नाम की मच्छर है, वो इसको आदमी के अंदर छोड़ देती है, यानी जब खून पीती है तो इसको इंसान के अंदर छोड़ देती है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज। और इस परजीवी का नाम क्या है? इस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम परजीवी किसके अंदर होता है? तो मादा एनाफ्लीज के अंदर होता है। और मादा एनाफ्लीज जब खून चूसती है तो क्या करती है? अपने इस प्लाज्मोडियम को इंसान के शरीर में छोड़ देती है और जिससे मलेरिया बुखार बन जाता है। मादा का काम ही होता है इंसानों का खून चूसना, चाहे वो मादा किसी प्रकार की हो। चलिए, अब हम देख लेते हैं इस परजीवी के कारण, परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो परजीवी से होने वाले रोग के हमने एक पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो पापा काम से मतलब, पहला पापा काम पे सोते हैं असली में नहीं है, एक ट्रिक बनाई है। पहला है पायरिया, पहला हो गया पायरिया। कैसे? कालाजार। क्या होगा? तो काला जार। मैं से मलेरिया। तो पैसे पाया, कैसे कालाजार, मैं से मलेरिया। और पैसे होगा पेचिस। और सोते का हो गया निंद्रा रोग। तो ये सारे रोग हैं जो परजीवी के कारण होते हैं। तो परजीवी से होने वाले रोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमारे लिए बचता है सिर्फ एक बात, और वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ जिसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1946 में हुई। कब हुई? तो 1946 में इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशन, चलिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी
फंड, ये इसका नाम था। लेकिन इसको क्या किया गया, 1953 में इसके नाम को बदल दिया गया और उसमें से ये इंटरनेशनल और इमरजेंसी फंड को निकाल दिया गया। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र चिल्ड्रन फंड, यानी बाल कोष। तो वर्तमान में इसका ये नाम है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर, तो यूएसए में, जिसे हम गगनचुंबी इमारतों का शहर, गगन चुंबी इमारतों का शहर या बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं, बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं, वहां इसका मुख्यालय है। और बात करें इसकी वर्तमान हेड की, यानी अध्यक्ष कौन है, तो जिसकी अध्यक्ष है मिशेल रसेल। मिशेल रसेल इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये नहीं सॉरी, कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल इसकी वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये हुई यूनिसेफ के बारे में पूरी जानकारी। चलिए, तो गावी और यूनिसेफ ने मिलकर ये काम शुरू किया है। हाल ही में भारत 2023 के राष्ट्रमंडलों खेलों की मेजबानी को किस शहर में प्रस्तावित किया है, तो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ाया, अहमदाबाद में किया था। हाल ही में मिशन सुदर्शन चक्र को प्रधानमंत्री मोदी ने कब लॉन्च किया है, तो सुदर्शन चक्र को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से किया था, ठीक है, 2025 में। हाल ही में भारत का डीप ओशन मिशन किस महासागर क्षेत्र में रिकॉर्ड 5002 मीटर मानव गोताखोरी करने में सफल रहा है, तो ये हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर में की है। भारत क्या कर रहा है, 6000 मीटर नीचे क्या बना रहा है, एक वेधशाला। वेधशाला बोले तो एक लेबोरेटरी बना रहा है। अब ये जो लैब बना रहा है, ये किस मंत्रालय के अधीन आएगी, ये आपको मुझे बताना है, और उसके मंत्री कौन है, ठीक है। हाल ही में पुलमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोवर और बॉबलिंग ब्रुक किस स्थान पर बनाए गए, तो ये राष्ट्रपति भवन में बनाए गए हैं। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, और ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये अरावली पहाड़ी पर, और उसकी एक पहाड़ी है अरावली पर्वत श्रृंखला की, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम हम ही भूल गए, चलिए याद आएगा तो बीच में बता देंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले बनाए जाने को मंजूरी दी गई है। हमारे यहाँ पर जो भारत का पूर्वी तट है, भारत का पूर्वी तट, इस पर एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहले 26 जिले थे, पहले कितने जिले थे, 26 जिले थे। अब इसमें 3 जिले और जुड़ गए हैं, यानी इसमें 29 जिले हो गए हैं। ये घोषणा किसने की, तो ये घोषणा यहाँ के सीएम की, और सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने ये घोषणा की है कि हमने 3 जिले और इसमें बढ़ा दिए हैं। अब ये जिले कौन कौन से हैं, तो ये है पोलावरम, ठीक है, पोलावरम जिला हो गया। दूसरा जिला जो उसका नाम है मार्कापुरम, मार्कापुरम, ठीक है। और तीसरा जिला, और उस तीसरे जिले का नाम है मदनपल्ले, मदनपल्ले। तो ये तीनों जिले बना दिए गए। साथ ही इन्होंने घोषणा की है कि यहाँ 5 नए राजस्व प्रभाग बनाए गए हैं, राजस्व प्रभाग बनाए गए हैं। साथ ही क्या कहा है इन्होंने कि इन्होंने एक नया मंडल भी बनाया है, ठीक है, एक मंडल की घोषणा भी की है। और इस मंडल का नाम है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है पेड़ा हरिवनी। तो इस मंडल का अभी भी गठन कहां पर किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो उसका उत्तर होगा 3 नए जिले बनाए गए हैं। चलिए, ये है हमारे चंद्रबाबू नायडू। तो अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी हम आज इकट्ठा करके मानेंगे। चलिए, आंध्र प्रदेश जो मैं बाउंड्री में इसको बांध रहा हूं, आपको देखना है कि इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं। देखो, सबसे पहले तमिलनाडु, नीचे से शुरू करें, तमिलनाडु, इधर कर्नाटक और इधर तेलंगाना
ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का इतिहास है, पहले ये तमिलनाडु के साथ हुआ करता था, लेकिन बात है 1956 की। 1956 में भाषा के आधार पर एक आंदोलन चला तमिलनाडु में, और कहा गया कि हम तेलुगु भाषी लोग हैं, हम तमिल भाषाई लोगों के साथ नहीं रह सकते, इसके लिए हम अपना अलग राज्य चाहिए। इसके लिए नए नए आयोग बने, लेकिन 1956 में हमें एक भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कब इसका गठन हुआ? तो 1956 में इसका गठन हुआ। किस आधार पर? तो भाषा आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगर बात करें 2014 की, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश फिर से टूट जाता है, और इस बार आंध्र प्रदेश से निकलता है तेलंगाना। तो तेलंगाना से अलग होकर आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य और बनता है, जिसका नाम तेलंगाना था। तो 2 जून 2014 को इसका क्या हुआ? इसका खंड हो गया, मतलब ये टूट गया। ठीक है, बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो अमरावती इसकी राजधानी है। चंद्रबाबू नायडू इसके वर्तमान में क्या है? सीएम है। यहाँ के राज्यपाल अब्दुल नजीर है। अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हुए, राजधानी यहाँ की अमरावती हुई। बात करें यहाँ के, चलिए बात करते हैं यहाँ के नृत्यों की, तो बथुकम्बा और बोनालू, ये सबसे पहले क्या है? यहाँ के त्योहार है, बथुकम्बा और बोनालू। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि यहाँ के ये क्या है? उत्सव। और बात करें नृत्यों की, तो सबसे पहले नृत्य में आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है, और एक है बर्रा कथा, एक है बोनालू। तो ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। एक वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, तो वीर नाट्यम, बोनालू, बरकथा और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमारे शास्त्रीय नृत्यों में भी शामिल है। और लामड़ी, लामड़ी भी यहाँ का एक नृत्य है। ठीक है, बात करें यहाँ के नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मुख्यतः 3 नेशनल पार्क हैं, और उनके नाम क्या है? तो वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, एक है राजीव गांधी, और एक है पापी कोंडा। ये यहाँ के क्या हैं? तो ये यहाँ के नेशनल पार्क है। बात करें यहाँ पर लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीट यहाँ पर 11 है। यहाँ की विधानसभा सीट 175 है, और यहाँ की विधान परिषद सीट 58 है। तो 58 यहाँ की विधान परिषद की सीटें हैं। बात करें कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद की सीटें कितने राज्यों में हैं, तो हमारे यहाँ 6 राज्य ऐसे हैं जो विधान परिषद की अपने यहाँ पर विधान परिषद रखते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, जिसमें 100 सीटें हैं। उसके बाद इसका पड़ोसी राज्य बिहार, जिसमें 75 सीटें हैं। 2 पड़ोसी राज्य कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र में 78 हैं, तो कर्नाटक में 75 है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो पड़ोसी राज्य हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले हैं, तो तेलंगाना में जहां 40 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश में जहां 58 सीटें हैं। चलिए, हाल ही में तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया। किसके बीच हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। हाल ही में रोबोट को ओलंपिक यानी वर्ल्ड ह्यूमनइड रोबोट गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन चीन में किया गया। हाल ही में एसबीआई ने किस वर्ग के लिए बिना गारंटी 4 लाख रुपए तक का ऋण शुरू किया है? तो जो हमारे क्या है? आर्मी में जाने वाले अग्निवीर हैं, अग्निवीरों के लिए किया गया है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा जी ने ये जीता है। जैसे मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? मिसेज यूनिवर्स का कल मैंने आपको बताया था शेरी सिंह ने। शेरी सिंह की कहानी हम कल आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सूर्य किरण
19 संयुक्त सैन्य अभ्यास कब और कहां शुरू हुआ? तो अभी क्या है, एक अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है सूर्य किरण। और सूर्य किरण किस किस के बीच होता है? ये होता है भारत प्लस नेपाल के बीच, नेपाल के बीच होता है। तो अभी हाल ही में 25 नवंबर को ये शुरू हुआ और 8 दिसंबर तक चलने वाला है। यानी 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाला अभ्यास है सूर्यकिरण अभ्यास। अब ये हो कहां पर रहा है? तो पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहां पर है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन यानी किया जा रहा है। सूर्यकिरण किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला थल सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपसे कोई पूछेगा तो है नहीं, लेकिन हम एक बार इसको अपनी दृष्टि से एक बार इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, अपनी ज्ञान की दृष्टि को बढ़ाने के लिए इसको याद कर लेते हैं। तो एक है संचलनात्मक समन्वय, समन्वय। ठीक है, इसके लिए हुआ है। साथ ही हमारी जो रणनीतिक समझ है उसको बढ़ाने के लिए, रणनीतिक समझ बढ़ाने के लिए इसका हम आयोजन कर रहे हैं। यानी ये हमारा उद्देश्य हो गया है और उत्तराखंड के पिथौरा में इसको आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें भाग कौन लेंगे? भाग ले रहे हैं भारत की असम रेजिमेंट। भारत की असम रेजिमेंट इसमें भाग लेगी। ठीक है, असम रेजिमेंट इसमें भाग लेने वाली है। ठीक है, और उधर नेपाल की, नेपाल की कौन सी रेजिमेंट इसमें भाग लेगी? तो नेपाल की हमारी देवी दत्ता रेजिमेंट, नेपाल की देवी दत्ता रेजिमेंट इसमें भाग लेगी। ठीक है, तो दोनों की भाग लेने वाली है और इसमें असम रेजिमेंट के 324 सैनिक भाग लेंगे और इधर से भी 324 सैनिक इसमें भाग लेने वाले हैं। ये दोनों देश आपस में मिलकर अपनी सुरक्षाओं को जज करेंगे। चलिए, अब हम कुछ अन्य अभ्यास लिख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। जैसे भारत और यूएसए के बीच, भारत किस किस के साथ करता है वो हम लिख लेते हैं। तो यूएसए के साथ, तो यूएसए के साथ ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, मालाबार। असल में मालाबार क्वाड देशों के बीच होता है और क्वाड देश कौन से हैं? तो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 देश इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो कभी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आए तो हम उसके साथ अभ्यास में लिखेंगे कि मालाबार अभ्यास हम इसके साथ करते हैं। एक युद्ध अभ्यास नाम का अभ्यास भी इनके साथ होता है। ठीक है, और एक कॉप इंडिया, कोप इंडिया अभ्यास भी हम इसके साथ करते हैं। अब बात करें रूस की, तो रूस के साथ हम कौन कौन से अभ्यास करते हैं? तो रूस के साथ हम 2 अभ्यास करते हैं, एक इंद्र और एक जापद। इंद्र और जापद हम इसके साथ करते हैं। बात करें फ्रांस, तो फ्रांस के साथ हम गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स, ये अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? तो ये अभ्यास हम फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फ्रांस के साथ। बात करें जापान के साथ, तो जापान के साथ हम वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन, तो ये अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं। बात करें चीन के साथ, तो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? ये अभ्यास हम करते हैं चाइना के साथ। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, सिलिनेक्स, ये अभ्यास हम श्रीलंका के साथ करते हैं। बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के साथ कौन से करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ संप्रीति और बंगोसागर। ठीक है, ये इसके साथ करते हैं। बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के साथ हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं उसका नाम है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। वहीं थाईलैंड के साथ, थाईलैंड के साथ हम अभ्यास करते हैं मैत्री। मैत्री अभ्यास कर किसका? यानी मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, मैत्री हमारा थाईलैंड के साथ। बांग्लादेश के हो गया। बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन के साथ हम कोंकण, कोंकण अभ्यास हुआ। एक
अभ्यास इनके साथ करते हैं हम, जिसका नाम है अजय वॉरियर, कोंकण, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष। अजय वॉरियर और इंद्रधनुष। तो ये अभ्यास हम किसके बीच करते हैं? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले ये युद्ध अभ्यास हैं। ठीक है। अगर बात करें सऊदी अरब के बाद, सऊदी अरब के साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं? सऊदी अरब के साथ एक जो महत्वपूर्ण अभ्यास है वो है अल मोहम्मद अल हिंदी। ये अभ्यास इसके साथ होता है। ओमान के साथ और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किसके साथ होता है? तो ओमान के साथ होता है। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास ओमान के साथ हम करते हैं। वहीं यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? तो यूएई के साथ करते हैं। और डेजर्ट फ्लैग करते हैं, डेजर्ट फ्लैग। तो ये सब अभ्यास जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये हमारे पिथौरागढ़ में हमारे सैनिक अभ्यास करते हुए। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस आपको याद रखना चाहिए 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन के लिए एआई तकनीक लागू की है। जब वहां पर मैंने आपको बताया था एक गलियारा बना दिया गया है, जिससे आप गुजर कर निकलेंगे तो आपको वहां पर इमिग्रेशन काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। उस गलियारे में एआई के माध्यम से जान लिया जाएगा कि ये बंदा कौन है, इसके पास कहाँ का पासपोर्ट है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो हमने कहा है कि भैया 2035 तक हम बना लेंगे और 2040 तक हम आदमी को चांद पर पहुंचा देंगे और 2027 तक हम अपना गगनयान मिशन कर लेंगे। 2047 तक विकसित भारत भी कर लेंगे और दालों का उत्पादन दुगना भी कर लेंगे। 2030 तक हम दालों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है। 2070 तक हम क्या कर लेंगे? अपना शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये भारत के लक्ष्य हैं, मैंने इस क्वेश्चन में आपको लिखा दिए। हाल ही में असम राइफल ने किस संस्था के साथ मिलकर ड्रोन परीक्षण के लिए एमओयू साइन किया है? तो आईआईटी मणिपुर के साथ मिलकर किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मोदी सरकार ने रियर अर्थ मेटल मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों, आपने देखा होगा ये जो रियर अर्थ मैग्नेट्स है ये विश्व की सबसे शक्तिशाली चुंबक है और ये कितनी उपयोगी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रियर अर्थ मेटल के तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट यानी जो हमारा मंत्रिमंडल है, उसने मंजूरी दी है 7280 करोड़ रुपए की। 7280 करोड़ रुपए हम निवेश करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे रियर अर्थ मैग्नेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेंगे। ठीक है। तो ये घोषणा कब हुई? तो 26 नवंबर को ये घोषणा की गई कि हम अब चाइना पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और अपना रियर अर्थ मेटल अपने भारत में ही बनाएंगे, यानी मैग्नेट जो है हम भारत में ही बनाएंगे। इस योजना के तहत जो लक्ष्य रखा गया है वो योजना की अवधि कितने साल की रखी गई है? तो 7 वर्ष की अवधि इसमें रखी गई है, जिसमें तो पहले 2 साल हम इनको क्या करेंगे? स्थापना के लिए प्रोत्साहन देंगे और फिर जो है 5 साल 2 वर्ष क्या होंगे? स्थापना के कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करें और 5 वर्ष हम क्या करेंगे? इनको प्रोत्साहन राशि के तौर पर देंगे, जिससे हमारी कंपनियां इसमें आगे बढ़ सके और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम को मजबूत कर सके। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है तो एक उद्देश्य और एक लक्ष्य और आपका इसमें जुड़ गया है। हमारा उद्देश्य है कि भारत 6000 मीट्रिक टन पर एनम पीए यानी पर ईयर कितना करे? उत्पादन करे। ये हमने इसमें लक्ष्य रखा है। चलिए, हाल ही में कार्लोस अल्कराज 2025 सिंसिनाटी ओपन के फाइनल्स में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की है? जेनिक सिनर को।
जैनिक सीनर को हराकर जीता है। हाल ही में सभासार एआई टूल किसने, तो ग्राम पंचायती राज मंत्रालय ने, किसने, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवतावादी दिवस हम जिस दिन फोटो खींचते हैं उस दिन ही मनाते हैं, यानी फोटोग्राफी डे के दिन। रूस का वेंडर डी मिशन किस ग्रह पर भेजा जाएगा, तो ये शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में किस कंपनी के एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज केंद्र का उद्घाटन किया है, तो अभी क्या हुआ है, हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी ना अपने आप बैठते हैं ना आप स्टूडेंट्स को बैठने देते हैं, रोज ना रोज कोई करंट की न्यूज बढ़ाते रहते हैं। तो पीएम मोदी ने अभी उद्घाटन किया है किसका, तो SAESI यानी सैफरॉन एयरक्राफ्ट, सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया। कहां पर किया है, तो इसका किया है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो हमारे विमान है उनकी ओवरहाल जो फैसिलिटी है उसको डेवलप किया जाएगा, यानी उसकी जितने भी मेंटेनेंस है और जितने भी उसके कार्य हैं जो उसके रखरखाव में जरूरी है उनकी फैसिलिटी हैदराबाद में डेवलप की जाएगी। और किसके लिए, तो सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज का इसमें उद्घाटन किया है। किसने किया है, तो पीएम मोदी जी ने किया है। और इसके लिए कितनी राशि दी है, तो 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 1300 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा इसे डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, ये घोषणा कब हुई, तो 25 तारीख को ये घोषणा हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि भारत जो है, भारत क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार है। तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार है। पहले दो कौन से, पहला यूएसए है और दूसरा चीन है। अभी भारत किसको पछाड़कर बना है, तो यूके को पछाड़कर। अभी हाल ही में मैंने आपको करंट में भी ये बात पढ़ाई थी कि यूके को पछाड़कर हम तीसरे सबसे विमान बाजार बने हैं। और भारत ने अभी क्या किया है, भारत ने लगभग 1500 विमानों का ऑर्डर भी दिया है, यानी भारत अपने विमानों की संख्या को भी बढ़ा रहा है। अब जब विमानों की संख्या बढ़ेगी तो उनका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कराने के लिए अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा। इसलिए अब हमने ये निश्चय किया है कि हम जो काम करेंगे सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत करेंगे। और इसके लिए हमने सैफरॉन इंजन फैसिलिटी डेवलप की है। कहां पर, हैदराबाद में। हैदराबाद कहां पर है, तो ये तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी क्या हुई, हैदराबाद यहाँ की राजधानी हुई। यहाँ के सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। रेवंत रेड्डी कौन है, तो यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर वनास्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवाणी, यहाँ के नेशनल पार्क हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो मच्छर दिवस मानवतावादी, या जब तुम मानवतावादी बन जाओगे तो अगले दिन मनाना मच्छर दिवस। हाल ही में अणुचक्र उपकरण को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, तो 30 में। सद्भावना दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सद्भावना राजीव गांधी जी की। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्थान पर पहली बार पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है, तो ये लगाया है वाराणसी में। रिमूवेबल का मतलब क्या है, जब जरूरत होगी तो हम इनको निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक नया
कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो हेल्पलाइन नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए, 14490। क्या है? 14490। और महिलाएं और लड़कियां इसे खास तौर पर नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है महिलाओं को। किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी स्थापना की गई थी महिलाओं के जो अधिकार है उनको संरक्षित करने के लिए 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1992 में। तो 31 जनवरी, यानी जनवरी का महीना खत्म ही होने वाला था, तो महिलाओं के अधिकारों की याद आई और इसको ये स्थापना की गई। हाँ, साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसकी हेड यानी प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में इसकी हेड है, उनका नाम है विजया राहटकर। विजया राहटकर, राहटकर, ठीक है। अगर बात करें इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? तो पहली अध्यक्ष इनकी थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक इनकी पहली थी। और पिछले वाली कौन थी? तो पिछली थी इनकी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इनकी पिछली अध्यक्ष थी और पहली इनकी जयंती पटनायक थी। अब इन्होंने कहा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने कि हम एक नंबर जारी कर रहे हैं 14490, जो 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन कार्य करता रहेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त महिलाओं के त्वरित और सुलभ सहायता पहुंचाना। तो इसका लक्ष्य भी लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त महिलाओं को त्वरित सहायता पहुंचाना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचा सकें। और इसके अधीन क्या आएगा? तो घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, साइबर अपराध, कानूनी सहायता। तो इसके अधीन क्या आएगा, यानी कवरेज कहां तक होगा इसका? तो इसमें घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। अच्छा, महिलाएं पर हिंसा होती है ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन महिलाओं के कारण कितने पुरुष पर हिंसा होती है? अगर आप हर घर में जाके देखेंगे तो हर महिला अपने पुरुष के साथ क्या करती है? हिंसा करती है। नहीं करती? मानसिक तौर पर बहुत हिंसा करती है। तो महिलाओं को भी सोचना चाहिए, पुरुषों पर थोड़ा अत्याचार ना करे, ज्यादा ना करे, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो घरेलू हिंसा हो गई। और कौन सी हो गई? तो उत्पीड़न। हाँ, उत्पीड़न भी करते हैं महिलाएं, उत्पीड़न भी करते हैं, अपनी पतियों का करती हैं, ठीक है। और साइबर अपराध, ठीक है। और क्या हुआ इसमें? साइबर अपराध भी हो गया। और बाकी इसमें कानूनी सहायता चाहिए तो आपको वो भी मिलेगी। यानी ये पूरी तरह से महिलाओं को सशक्त बना देंगी कि वो पुरुषों पर अत्याचार करें। नहीं, ऐसा नहीं है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ ऐसा नहीं है तो बोलो। हाल ही में अच्युत पोतदार का निधन हो गया। उनके वे किस फिल्म से थे? तो कहना क्या चाहते हो, ये तो आपको याद आएगा। अच्युत पोतदार कैसे? तो 3 इडियट्स। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के तहत भारत ने किस प्रकार के गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो रियल जो मनी गेम्स हैं, मनी गेम्स उन पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में वन फ्री जोन पासपोर्ट योजना किस देश या शहर में शुरू की गई है? तो ये दुबई में शुरू की गई है। हाल ही में शुरू हुआ आदि कर्मयोगी अभियान के तहत कितने जनजातीय गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है? तो 1 लाख गांवों को शामिल करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। हाल ही में मैप माई इंडिया ने किस कंपनी के साथ भारत के पहले स्वदेशी लोकेशन इंटेलिजेंस को पावर देने के लिए साझेदारी की है? तो जूहो CRM, जूहो जो भारत की स्वदेशी कंपनी है, उसके साथ हम अच्छी लोकेशन सबको मिल सके, इसके साथ साझेदारी की है। किसने की है? तो मैप माई इंडिया ने की है। अब इसके तहत हमें अच्छी लोकेशन भारत में हर जगह मिल पड़ सकेगी। तो इंडिया माई मैप ने साझेदारी की है जूहो के साथ। हाल ही में श्रम श्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो श्रम किसको आई? पश्चिम बंगाल को आई, ठीक है। हाल ही में जलालाबाद नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है परशुरामपुरी, रामपुरी,
पुरी। हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड भारत के किस छात्र ने 2 पदक जीते हैं? तो इसमें हमारे रेयांश गुप्ता जी ने 2 पदक जीते हैं। रेयांश गुप्ता। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो किसके साथ किया है हमने? सऊदी अरब के साथ। और सऊदी अरब की एक मादेन फर्म थी जिसके साथ हमने उर्वरकों के लिए भी समझौता किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान कितना बढ़ाया है? तो अभी पहले जो हमारी इंडिया रेटिंग्स थी, इसने कहा था भारत की जीडीपी, भारत की फाइनेंशियल ईयर 2026 की जीडीपी। अब देखो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि जब भी हमारा अप्रैल से एक साल शुरू होता है, 1 अप्रैल से, और घूम के जब हम कहाँ तक आएंगे, 31 मार्च तक आएंगे, तो ये पूरा जो काल होता है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश की सीमाओं के अंदर, जैसे हमारा प्यारा भारत है, इसकी सीमाओं के अंदर एक साल में, पूरी सीमाओं के अंदर एक साल में जितना भी हमने सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन किया है, उनकी जो कीमत होगी वो हमारे देश की जीडीपी कहलाती है। ठीक है, हमारे देश के सीमाओं के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है वो क्या कहलाता है? उस देश की जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी की दर कितनी होगी, यानी पिछले साल की तुलना में हमारी जीडीपी की दर में कितनी वृद्धि हुई? तो इन्होंने अनुमान 7.5% लगा दिया है। पहले इन्होंने अनुमान कम लगाया था और इन्होंने कहा था कि भारत की जो जीडीपी है वो 6.3 की वृद्धि दर से बढ़ेगी, लेकिन जो भी आंकड़े आए हैं अप्रैल से जुलाई माह के बीच, यानी पहली जो क्वार्टर के, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीनों के जो आंकड़े आए हैं, उसमें जो हमारी वृद्धि दर रही है 7.8% रही है। यानी यूएसए के, अमेरिका ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है उसके बाद भी हमारी ग्रोथ इतनी रही है, तो इससे खुश होकर इन्होंने भी हमारी रेटिंग बढ़ा दी है कि भारत तो भाई नहीं रुकने वाला, बहुत तगड़ी ग्रोथ कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी वृद्धि करने वाला देश है, तो भारत की जीडीपी दर वृद्धि 7 की दर से बढ़ेगी, फ्लाई करेगी जैसे ये बाज कर रहा है। भारत के बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो इनको चुना गया है अजय सिंह को। किसको? तो अजय सिंह को चुना गया है। हाल ही में भारत का हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज किस शहर में खुला है? तो ये जबलपुर एमपी में खुला है, जबलपुर मध्य प्रदेश में खुला है। हाल ही में देखो, हिंदी इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस भाषा में हम बचपन से बात करते आ रहे हैं उस भाषा में समझना आसान होता है। आपने देखा होगा जो सीबीएसई से भी बच्चे पढ़ते हैं या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन भारतीय हैं, वो भी अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पहले उन्हें इंग्लिश को सुनकर अपने दिमाग में ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या करते हैं, उसका आंसर किसी को देते हैं। यानी इतना प्रोसेस करना पड़ता है हमारे एक भारतीय बच्चे को। अगर यही बात वो हिंदी में समझे तो जो प्रोसेस दिमाग में होता है उसका समय घट जाएगा, यानी बच्चा अच्छे से बातों को समझ पाएगा और अच्छे से उत्तर दे पाएगा। भाषा की इस रुकावट के कारण ही हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंट हैं जो रुक जाते हैं और अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो भाषा, इसी को देखते हुए जबलपुर में क्या किया गया है, पहला हिंदी एमबीबीएस कॉलेज खोला गया है। हाल ही में फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या जी ने जीता है। तो किसने जीता है? तो ये दिव्या देशमुख जी ने जीता है। हाल ही में फिडे महिला शतरंज विश्व कप में किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख जी ने ही ये जीता है। 10वां क्वेश्चन, 26/11 के 17वीं बरसी पर 2025 में कौन सा थीम कार्यक्रम गृह मंत्रालय और एनएसजी मुंबई ने गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित किया है? तो इसके लिए हमारे यहाँ जो थीम रखा गया है तो नेवर अगेन, नेवर अगेन रखा गया है। दोस्तों कारण क्या था, हमारे यहाँ पर 26/11 को एक हमला होता है मुंबई पर, मुंबई के ताज होटल पैलेस के पास, इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक हमला होता है जिसमें पाकिस्तान के आए लगभग 10 आतंकवादी जिनके पास भारी हथियार थे वो निहत्थे लोगों को बंधक बना लेते हैं और उसमें लगभग 166 लोगों की जान चली जाती है।
और लगभग 300 लोग घायल होते हैं। इसमें आपने सुना भी होगा कि एक अजमल कसाब नाम का आतंकवादी पकड़ा भी जाता है और उनकी भारत में दंगे फैलाने की कितनी बड़ी योजना थी, इसका आप आसार इस माध्यम से लगा सकते हैं कि उस अजमल कसाब ने मुसलमान होते हुए भी हाथ में कलावा बांधा हुआ था और वो इस थ्योरी की पुष्टि करने जा रहे थे कि हिंदू आतंकवाद होता है, जबकि हिंदू कहीं भी आतंकवाद नहीं करता है। इस दुनिया में जितना भी आतंकवाद है उसमें से ज्यादातर और अधिकतर आतंकवाद इस्लामी आतंकवाद है। इस्लामिक आतंकवाद से एक ही देश नहीं, बहुत सारे देश प्रभावित है। तो हम अगर शत्रुमुर्ख की तरह आके जमीन में सर गड़ा लेंगे और कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो ये हमारी गलती ही होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसके लिए हमें दोषी ठहराएंगी। तो हमें इसको खुलकर और सबके सामने कहना चाहिए कि जो आतंकवाद है वो एक धर्म से जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर धर्म उसका आकर सामने खंडन नहीं कर रहा तो ये धर्म की कमी है, ना कि किसी एक इंसान की, क्योंकि धर्म ही उनको सिखाता है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, तो इसकी बरसी बनाई गई। इसके कब हुआ था, तो 2018 में 26 नवंबर 2008 में ये हुआ था। तो अब इसकी 17वीं बरसी मनाई गई। तो इसके जो कराने की जिम्मेदारी किसने ली थी, तो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सवाल। तो ये ताज पैलेस पे आपने देखा भी होगा, जिसमें हमारे जो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम जी ने अपना बलिदान दिया था और उनकी बलिदान को आज भी भारत अपने वीरों में याद करता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करते हैं आपका आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो कृपया इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।